स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कई बार मैं अपने पापा से पूछता हूं कि पापा वो देखो, वो इतना अमीर था या उसके पास इतना पैसा था, वो और अमीर हो गया, उसके पास अब 3-4 गाड़ियां हो गई, उसके पास 2-3 घर हो गए, उसका घूमना फिरना बढ़ गया, मतलब उसके पास और पैसा आ गया। शायद आपके दिमाग में भी कभी ये बात आई हो, या आपने कभी अपने कॉन्फिडेंट से, अपने फादर से, अपने भाई बहनों से, बड़े भाई से कभी पूछा हो ये चीज, दैट व्हाई डज रिच कीप ऑन गेटिंग रिचर। और खासकर उस टाइम पे जब जिंदगी की सांस टूटने लगी, जब पैंडेमिक जैसी चीज पूरी दुनिया में फैली, जहां पर कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, जहां पर कितने लोगों ने सांस तोड़ दी, वहीं पर कितने लोग और अमीर होते चले गए। जी हां, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। सो व्हाई डू रिच कीप ऑन गेटिंग रिचर। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म और IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। जरूर हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ आप वेबसाइट पर जाकर हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, टाइटल ये है, और ये टाइटल इतना ज्यादा रेलेवेंट हो गया है कि आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं और देखेंगे, जवाब जानेंगे इसके पीछे कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। टेलीग्राम हैंडल का टाइटल है आयुष सांघी IAS अकेडमी, और ये जो टाइटल है आप इसको ध्यान रखें दैट दिस टाइटल इज वेयर यू हैव टू सब्सक्राइब, जहां पर आपको सारे लिंक्स और सारे PDFs मिलेंगे। इसके साथ हम काफी इंफॉर्मेटिव वैल्यू एडेड कंटेंट शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपके वैल्यू एडिशन के लिए, आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। तो यहां पर भी मेरे साथ जुड़े। ट्विटर इंस्टा का ID जो है वो सेम है, आयुष सांघी के नाम से। आप हमारे साथ जुड़े। जितने भी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, 2024 के जितने एस्पिरेंट्स हैं, और जितने भी एस्पिरेंट्स कोचिंग लेने के लिए इस वक्त कोर्सेज को देख रहे हैं, वो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग बाय टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया। भारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज आप तक 1000 घंटे से ऊपर में स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का करवाएंगी, कंप्लीट सिलेबस मेंस का करवाएंगी, और इसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सेशंस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। ये सारी चीजें अवेलेबल है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, और वो प्राइस आपको प्राप्त होगा यदि आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। माय कोड इज सांघी लाइव एंड यू वुड गेट अ हेवी डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन ओनली एट 19,000 रुपीज। ये जितने फीचर्स हैं फाउंडेशन बैच के, ये सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में आपको प्राप्त होंगे। यहां पर हम सारे मिलके खूब मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। बैच शुरू होने वाला है 20 जनवरी से, 20 जनवरी से बैच शुरू होने वाला है। जरूर इस बैच को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल किस तरीके से एनहांस करना है। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बिगिनर हो और आप NCERT कोर्सेज लेना चाहते हो, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आप जरूर आए स्टडी IQ की वेबसाइट पे और कोर्सेज को चेकआउट करें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड-19 में जहां पर जीवन की सांस टूटने लगी, जहां पर कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, वहीं पे रिपोर्ट्स आई हैं, वहीं पे कई बड़ा एनालिसिस आया है कि किस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी नेट वर्थ या वेल्थ या जायदाद या संपत्ति, धन संपत्ति को दुगने से भी ऊपर करा। यह बात बिल्कुल सच्चाई है कि हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि पैंडेमिक ने क्या करा, इट हैज कॉज्ड डेथ एंड डेवस्टेशन, बर्बादी करी, खूब लोग मर गए, लेकिन दूसरी तरफ लोग अमीर भी हुए। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट होती चली गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कई सारे बिलियनर्स हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ डॉलर। 100 करोड़ डॉलर का तकरीबन मतलब होता है 8 से 9 हजार करोड़ रुपया। इतने जो बिलियनर्स थे, उन्होंने अपनी नेटवर्थ या वेल्थ को पैंडेमिक के दौरान दुगना करा।
या डबल करा। ऐसे कितने लोग थे? 131 बिलियनर्स थे जिन्होंने अपनी नेटवर्थ को डबल करा। लुई विटॉन एक बड़ा फेमस ग्लोबल ब्रांड है, एक लग्जरी ब्रांड में आता है, जो लगेज बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और कई सारी एक्सेसरीज बनाते हैं जो लोग यूज करते हैं। उसकी होल्डिंग कंपनी का नाम है LVMH, जिसके फाउंडर हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। इन्होंने अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ाया लॉकडाउन में। एलॉन मस्क का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, उनकी नेटवर्थ भी कई गुना से बढ़ी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं दैट इतनी इतनी नेटवर्थ आप बढ़ाने वाले लोग हैं, उसी के साथ साथ भारत में भी हमने कई सारे बिलियनर्स को देखा। आप नाम बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, जिनको हमेशा क्रिटिसाइज करा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपकी अदालत पे उनका इंटरव्यू भी आया था। अडानी साहब, उनकी नेटवर्थ में सबसे ज्यादा उछाल आया, 10 गुना से ऊपर उछाल आया। बड़े बड़े बिजनेसमैन की नेटवर्थ में इतना उछाल नहीं आया जितना इनकी नेटवर्थ में आया। $10 बिलियन एट द स्टार्ट ऑफ 2020, इतने पे ये थे। आज की डेट में ये 100 बिलियन से ऊपर है, 110 बिलियन पे है। मतलब 11 गुना नेटवर्थ जो है वो गौतम अडानी की बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जितने बिलियनर्स हैं, जितने अरबपति लोग हैं, उनकी नेटवर्थ में या उनके पूरे के पूरे धन संपत्ति में कितना उछाल आया है। और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ है आप देख सकते हैं, कितने सारे लोग, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, करोड्स ऑफ पीपल हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक द्वारा डिफाइन करी गई पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी की रेखा जो आती है वो आती है $1.9 पर डे। $1.9 प्रतिदिन के नीचे यदि आप कमाते हैं तो आप गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। कितने लोग इस बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए जो उसके ऊपर थे? ऐसे 97 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 10 करोड़ लोग जो हैं वो दुनिया भर में दे एंटर्ड द BPL कैटेगरी। The global poverty rate is estimated to have gone up from 7.8% to 9.1%। 7.8% से 9.1% हो गया सिर्फ और सिर्फ एक साल में। और उसी के साथ साथ स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन, जो अब इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो फैल रही है, उसकी वजह से ये लोग और गरीबी में चले जाएंगे। और जितने लोग मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन है वो भी गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। ये डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है और ये कड़वा सत्य है हमारी दुनिया का। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं कि इसी तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ लोग इतना ज्यादा लैंग्वेज कर रहे हैं गरीबी में मर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो इतनी ऊपर जा रहे हैं कि मतलब उन्होंने पैंडेमिक में भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली और इतनी ऊपर पहुंच गए। तो अब सोच के देखिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको इनइक्वालिटी नहीं तो और क्या बोलेंगे? इट इज इनइक्वालिटी। टू कर्ब राइजिंग प्राइसेस, सेंट्रल बैंक द्वारा दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो वहां के फेड बैंक्स हो गए, भारत में RBI हो गया, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से उनके द्वारा कई सारे मेजर्स लिए गए जिससे कि इन्फ्लेशन को अरेस्ट किया जा सके, डिमांड को पंप अप किया जा सके। सो दैट हैज अगेन बूमरैंग्ड ऑन वर्कर्स। अब आप सोच के देखिए, आपको यह चीज मैं कॉन्सेप्चुअली बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन इज हाई। अगर आप इन्फ्लेशन को कम करने की बात करोगे तो सेंट्रल बैंक्स को मनी सप्लाई रोकना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई रोकोगे तो डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कौन इंपैक्ट होता है? गरीब। और यदि आप मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कर दो मार्केट में तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन होता है तो जिस चीज पे या जो अफोर्डेबिलिटी पावर आपकी थी आप उस पर अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो कौन अफेक्ट होता है? गरीब। दोनों सिनेरियोज में गरीब आदमी ही अफेक्ट होता है। तो अभी पहले हम समझेंगे, इस सवाल का जवाब जानेंगे जो आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स या इकोनॉमीज या अर्थव्यवस्थाओं ने ऐसा क्या किया, व्हाट डिड दे डू इन ऑर्डर टू boost the economy, in order to push the economy, in order to start the economy। उस चीज के लिए क्या किया? What happened? Have a look at the question. Why the rich keeps getting richer even amid crisis? Crisis है, जिंदगी की सांस टूट रही है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। कैसे? आइए देखते हैं। So there were multiple government policies like tax breaks and fiscal incentives। टैक्स ब्रेक्स एंड फिस्कल इंसेंटिव्स, ये बात हो रही है दुनिया भर की
सारी दुनिया में सरकारों के द्वारा लिए गए क्या एक्शंस थे? टैक्स ब्रेक्स का मतलब यह है कि आपने टैक्सेशन में छूट दी, या टैक्सेशन रेट को आपने कम लेवल पर रखा, या टैक्सेशन आपने चार्ज नहीं करा। इनकम टैक्स के रूप में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आपने टैक्सेस चार्ज नहीं करे। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी टैक्सेशन में छूट हो सकती है, या आपको बोरोइंग और सस्ते रेट्स पे मिल सकती है, आपको सब्सिडीज थोड़ी और ज्यादा मिल सकती है। तो गवर्नमेंट चीजों पे सब्सिडीज देती है। नॉर्मली टैक्सेस पे सब्सिडीज दी जाती है, लेकिन टैक्सेस के सिवा परमिशंस पे आपकी जो कॉस्ट इंटेल होने वाली थी उस कॉस्ट में थोड़ी सी कटौती हो सकती है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर गिवन। Other than that, along with government policies, what has been done is that central banks tried to flood the economy with money. कि आप जो है फ्लड करो इकोनॉमी को, किससे? पैसों से। मनी सप्लाई शुड इंक्रीज। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा कि डिमांड रिजुविनेट होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी रिवाइवल मोड पे आ जाएगी। योर इकोनॉमी वुड रिवाइव इफ दिस हैपेंस। ये चीज होना बहुत जरूरी है। तो जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी रिवाइव होगी। उसके साथ साथ अब पॉइंट ये है कि आपने कैपिटल को फ्री करा। कैपिटल को कैसे फ्री करा जाता है कि सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को कम करा। इट रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स। जब आप इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हो, व्हेन यू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, यू वांट पीपल टू इन्वेस्ट। आप चाहते हो कि लोग इन्वेस्ट करें। तो लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुलती है वो खुलती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। आई रिपीट, वो खुलती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। सो फाइनेंशियल मार्केट्स सॉ अ सर्ज ऑफ मनी इन द सेम। तो मार्केट्स में खूब पैसा इन्वेस्ट हुआ। आपको शायद याद हो कि और अभी मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में उछाल देखा गया, किस तरीके से जो इंडेक्सेस है या इंडिसेस है वो कैसे बढ़ते 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 लॉकडाउन जैसी चीज में, जहां पे स्लो डाउन चल रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी हुई है, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे थे? बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक्स। सो दीज आर द प्रोमिनेंट रीजंस व्हाई द रिच कीप्स ऑन गेटिंग रिचर। अमीर आदमी और अमीर क्यों होता चला जाता है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। सो इट्स फिस्कल अथॉरिटी एज वेल एज मॉनेटरी अथॉरिटी। देखिए जी क्या बात हो रही है यहां पे। तो द सेंट्रल बैंक्स फ्लड द इकोनॉमी विद मनी, जिससे कि मनी सप्लाई आसान हो, ज्यादा हो, टू मेक इट इजियर टू लेंड एंड स्पेंड। दिस हेल्प्स द वेल्दी ग्रो देयर मनी थ्रू फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। Many countries adopt policies such as tax breaks and financial incentives for businesses to boost economic growth and economic policies. तो ये है बिजनेस का एंगल जो कि सरकार द्वारा है, ये है सेंट्रल बैंक्स का एंगल जो कि फाइनेंशियल मार्केट में उछाल दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल मार्केट में उछाल किस तरीके से देखा जाएगा। इस सवाल को देखिए, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाई स्टॉक मार्केट्स बूम्ड अमिड कोविड-19 क्राइसिस। स्टॉक मार्केट में उछाल क्यों देखा गया, कैसे देखा गया? भाई स्टॉक मार्केट मतलब कंपनीज का मतलब जो कंपनीज हम आसपास देखते हैं जो गुड्स बेचती हैं। तो जो कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स बेचती हैं, अगर उनके गुड्स बिक रहे हैं तो उनका स्टॉक प्राइस जो है वो अच्छा चलेगा क्योंकि वो कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन लॉकडाउन में तो अर्थव्यवस्था बंद थी, डिमांड कितने सारे गुड्स की, कितनी सारी कंपनीज की बिल्कुल कम हो गई थी, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल, जीरो हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी हम स्टॉक मार्केट में उछाल देख रहे हैं। इसका मतलब कंपनीज कहीं ना कहीं तो फंक्शन कर रही हैं। वो कंपनीज कैसे फंक्शन कर रही हैं? हाउ आर द कंपनीज फंक्शनिंग? बिकॉज चीजें तो बिक नहीं रही, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ? व्हाई डिड द स्टॉक मार्केट सर्ज? स्टॉक मार्केट में उछाल क्यों देखा गया? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जानना कि स्टॉक मार्केट में उछाल किस तरीके से देखा गया। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट इन। इन्वेस्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वन इज डेट एंड द सेकंड इज इक्विटी। पहला जो है वो है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट यानी कि उधार लेने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इशू करे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स।
आपने सुना होगा टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये चीजें आपने डेफिनेटली सुनी होंगी। ये सारे जितने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आते हैं बॉन्ड की कैटेगरी में। बॉन्ड यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी अगर मैं इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदता हूं, सरकार द्वारा इशू करा गया इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने खरीदा, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स मैंने खरीदे, या मैंने टी बिल खरीदा, या मैंने कोई डिबेंचर खरीदा, या डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, मैंने पैसे देकर खरीदा। और अगर मैंने पैसे देकर खरीदा तो उस पर मुझे किसी फॉर्म में इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर मुझे ब्याज मिलेगा। लेट्स से प्री पैंडेमिक ये ब्याज का रेट था या इंटरेस्ट का रेट था 5%, 5%। तो सरकार ने पैंडेमिक के दौरान क्या करा, इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये कर दिया 3%, इट रिड्यूस टू 3%, 3% कर दिया। अब आपको यहां पे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, आप एक इन्वेस्टर हो, आपका पैसा जो है पहले कहां लगा हुआ था, बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में लगा हुआ था। आपको यह समझ में आया कि यहां पर तो मेरे पैसे बनेंगे नहीं, यहां पर मुझे ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम मिलेगा। सो ये जो पैसा है लोगों ने यहां से निकालकर कहां डाला, इक्विटीज में डाला, फाइनेंशियल मार्केट्स में डाला। सो फाइनेंशियल मार्केट्स सॉ अ सर्ज इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई। सर्ज यानी कि ग्रोथ, यानी कि बढ़ोतरी देखी। और सिंपल सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, जहां पर डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, अगर डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। डिमांड इज हायर देन सप्लाई, प्राइसेस इंक्रीज। तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में उछाल दिखा। सेंसेक्स रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई, निफ्टी रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई। तो जो चीज प्री पैंडेमिक एक निचले लेवल पे थी, वो बढ़ते 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 पैंडेमिक में बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई, और अगले लॉकडाउन 2021 में और हाई पहुंच गई। सो प्राइमरीली फाइनेंशियल मार्केट्स या स्टॉक मार्केट से उन लोगों ने पैसा कमाया जो इसकी नॉलेज रखते हैं। द पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स, only they could earn money, who have the knowledge and who have the money to be able to invest. एक तो नॉलेज होना जरूरी है और दूसरा पैसा होना जरूरी है, कि आपने पैसा एक जगह से निकाला और आपने फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा दिया। और ऐसा सब लोग करने लगे जो इन्वेस्टमेंट करना जानते थे, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो। इस वजह से हमारे देश में FII इन्वेस्टमेंट बहुत मैसिवली आया। तो ये प्राइमरीली रीजंस व्हाई स्टॉक मार्केट्स सॉ अ सर्ज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। देखिए, सो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैव इन्फ्यूज्ड मोर देन $11 ट्रिलियन। अब आप पूछोगे सेंट्रल बैंक कैसे इन्फ्यूज कर रहा है? सेंट्रल बैंक ऐसे इन्फ्यूज कर रहा है कि सेंट्रल बैंक डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे उधार वो नहीं दे रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे रिटर्न कम कर दिया, तो वो पैसा फ्री हो गया। अब अगर मैं नहीं चाहता डेट इंस्ट्रूमेंट से रिटर्न कमाना, या उसमें मुझे रिटर्न कम लग रहा है, तो वो पैसा निकालकर मैं कहां लगा दूंगा, स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा $11 ट्रिलियन के साथ हुआ। पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने इतना पैसा इनटू ग्लोबल इकोनॉमी सिंस। तो इस वजह से इन्होंने इंटरेस्ट रेट स्लैश करे डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे, thereby lowering borrowing cost and increasing the supply of money. और they pump trillions of dollars into financial markets with the aim of encouraging companies to invest in the economy. तो अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के पास पैसा आता है और कंपनी उसी पैसों को यूज करती है और बढ़ावा देने में, या और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, या ऑपरेशंस एक्सपैंड करने में। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट्स में उछाल देखा गया, और ये जो है ये करना था सेंट्रल बैंक्स का। दिस वाज डन बाय सेंट्रल बैंक्स। आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो आप सवाल देख सकते हैं, हाउ स्लैश्ड इंटरेस्ट रेट्स हेल्प्स स्टॉक मार्केट्स टू ग्रो। ये स्टॉक मार्केट्स को किस तरीके से ग्रो कराएगा, हाउ वुड इट हेल्प स्टॉक मार्केट्स टू ग्रो। तो स्टॉक मार्केट्स की ग्रोथ कैसे देखी जाती है, हाउ इज इट सीन, लेट्स हैव अ लुक। स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जो लोग लोन लेकर काम करते हैं, बोरोइंग, इनको इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। दे हैव टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट रेट slashed, which means borrowing has gotten cheaper. Borrowing जो है वो सस्ती हो गई। अगर borrowing सस्ती हो गई तो लोग और ज्यादा बोरो कर सकते हैं, they can borrow more,
If they borrow more, they can invest more. If they invest more, it would lead to growth. It would lead to growth. It would lead to growth of the economy and eventually the share prices of companies. तो एक तो ये चीज हुई. दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट्स स्लैश हुए, इंटरेस्ट रेट्स हैव रिड्यूस्ड, which means जो मैंने यहां पे बोला आपको, इंटरेस्ट रेट्स हैव रिड्यूस्ड, तो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट गिविंग दैट मच मनी, तो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर रिटर्न कम हुआ. सो दिस हैज फ्रीड द मनी which eventually goes to financial markets or stock markets. This is something that we have seen. ये चीज देखी गई है. तो आप देख सकते हैं यहां पर low interest rates, investors would be reluctant to invest in bonds or other securities or FDs as they are less attractive, क्योंकि वहां पे पैसा नहीं बनता. They won't fetch them good interest. यहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. और दूसरी तरफ बिजनेसेस और लोन लेंगे क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या ब्याज सस्ता पड़ता है. पीपल स्पेंड मोर, बिजनेस यूज द मनी टू प्रोड्यूस और री इन्वेस्ट. सो व्हाट डज द इन्वेस्टर डू? इन्वेस्टर क्या करेगा? दे विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट टू गेट गुड रिटर्न्स. वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सके. इस वजह से स्टॉक मार्केट्स में उछाल देखा गया. तो आप एग्जाम्पल देखिए, यहां पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल डाला है. Let's say you have $10,000 to invest. आपके पास $10,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो आप एक बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर आपको 5% प्रति साल जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा. 5% पर एनम इज योर रिटर्न. तो 5 ईयर मैच्योरिटी, 5% कूपन रेट. कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट. 5 साल बाद जो है वो बॉन्ड मैच्योर होगा और आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हर साल आपको 500 रुपए जो है रिटर्न मिलेगा. यू विल गेट 500 एज रिटर्न, क्योंकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम. अब बैंक्स ने क्या करा? इस इंटरेस्ट रेट को, 5% इंटरेस्ट रेट को कम करके 3% कर दिया. इट हैज रिड्यूस्ड इट टू 3%. जब वो 3% हुआ तो जो आपको एनुअली 500 मिल रहा था, अब आपको एनुअली कितना मिलेगा? यू वुड गेट ओनली 300 रुपीज. आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए एनुअली मिलेगा. तो आपको जो रिटर्न मिल रहा था उस रिटर्न में आपका घाटा है. तो अब आपको और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि इक्विटी. एज एन इन्वेस्टर यू विल नॉट बाय बॉन्ड्स फर्दर, इंस्टेड विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस टू इन्वेस्ट वेयर यू कैन फेच गुड रिटर्न्स. सो दिस इज व्हाट बैंक्स डिड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. एफडी पे इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट कम हो गए, और पैसा जो है वो लोगों ने निकाल के स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दिया. बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट से निकालकर जो है स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दिया. सो दे डाइवर्टेड द इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट्स, एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड. तो स्टॉक मार्केट में अगर और लोग पैसा डाल रहे हैं, मतलब स्टॉक्स डिमांड कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा आप डिमांड करोगे प्राइसेस में उतना ही उछाल आएगा. स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड हेंस द इंडेक्स इंक्रीज्ड. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, प्राइसेस रिड्यूस. डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइसेस इंक्रीज. अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट वेयर वी ट्राई टू कोरिलेट इट विद इन्वेस्टमेंट एंड विद एग्जाम्पल. इन्वेस्टमेंट और एग्जाम्पल के साथ हमने इसे कोरिलेट करा. ऑन द अदर हैंड, इफ इंटरेस्ट रेट्स मूव हायर, अब इसका उल्टा सिनेरियो देखते हैं. यदि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएं या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाए, जो अब किया है फेड ने, फेड यानी यूएस के सेंट्रल बैंक ने अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, तो क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो लोग जो है वापस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वापस एफडी में पैसा डाल रहे हैं, वापस ये सारी चीजें कर रहे हैं. तो इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं. इस वजह से हमारी कंट्री में एफआईआई आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि अब लोगों को सेफ चीज में पैसा मिल रहा है, बॉन्ड्स में पैसा मिल रहा है, जो कि सरकार द्वारा गारंटीड है. तो यहां पर स्टॉक मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखेगा. इट बिकेम मोर रिलक्टेंट टू बिड अप स्टॉक प्राइसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स लुक लेस अट्रैक्टिव, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं है, वर्सेस बॉन्ड्स दैट पे मोर कंपेटिटिव यील्ड्स. ये दो तरफा खेल है. तो ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस तरीके से पॉलिसीज बनती हैं, हाउ द पॉलिसीज आर मेड. तो काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है. आपको लॉकडाउन में निफ्टी का परफॉर्मेंस बताते हैं कि प्री लॉकडाउन क्या स्थिति थी और लॉकडाउन के बाद ऐसी क्या स्थिति हुई जिस वजह से स्टॉक मार्केट में उछाल देखा गया, और कितना उछाल देखा गया, आइए देखते हैं. सो ये आप देखिए,
2020 की बात हो रही है, प्री लॉकडाउन, यानी कि जनवरी फरवरी का महीना है। तो इसमें लॉकडाउन जो है वो अनाउंस हुआ। इस लेवल पे जो है निफ्टी 50 ऑपरेट कर रहा था। इट वाज समवेयर बिटवीन 7000 एंड 8000, 7500 के आसपास ये ऑपरेट कर रहा था। दिस इज इंडेक्स निफ्टी जिसको कहते हैं। अब लॉकडाउन उसके बाद अनाउंस हुआ। ये पूरा पीरियड आप देखें 3-4 महीने का, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे ग्रोथ देखी गई। तो किस तरीके से ग्रोथ देखी, देखते 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 कहां तक निफ्टी पहुंचा। ये बात है पहले लॉकडाउन की। तो निफ्टी जो है वो क्रॉस कर गया था 11,000 का मार्क। आप ध्यान रखें 11,500 का मार्क जो है वो निफ्टी क्रॉस कर गया था, 11,500 का मार्क। ये सिर्फ 3-4 महीनों में हुआ, फ्रॉम 7,500 टू 11,500। उसके बाद अगर आप 2021 तक देखें, जब सेकेंड लॉकडाउन लगा, तो फिर जो है ये इंक्रीज करते 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 15,000 का मार्क जो है वो क्रॉस कर गया। साल भर में ऐसा क्या हो गया सारी कंपनीज का कि इंडेक्स जो है वो डबल से ऊपर पहुंच गई। 15,000 16,000 इंडेक्स चल रही है। आप सोचें, दिस हैपेंड इन 2021। ये आप देख सकते हैं, ये चीज लॉकडाउन में हुई बिकॉज दिस ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का निफ्टी 50 का, ये और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया सेंट्रल बैंक्स ने। दे मेड इट मोर अट्रैक्टिव, विच इज वाई मोर एंड मोर पीपल वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस। इसकी तरफ ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यही चीज जो है, यही हमें समझनी है, क्यों अमीर आदमी और अमीर होता गया। Every 30 hours, while COVID-19 and rising food prices are pushing nearly 1 million more people in poverty, 10 लाख से ऊपर लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक आदमी जो है वो बिलियनर बन रहा है। तो 24 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो अरबपति बन गए। उतने 24 महीनों में इतना उछाल देखा अपनी वेल्थ में जितना 23 साल में नहीं देखा। And this was an extreme unfortunate part that happened after the or during the pandemic. तो अब सवाल ये उठता है कि आय यानी कि इनकम में इनइक्वालिटी है, हमेशा से रही है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा से गरीब अमीर के बीच में डिवाइड रहा है, डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये तो हमेशा रहे हैं। क्या कोविड-19 की वजह से ये इनइक्वालिटी बढ़ी है या इनइक्वालिटी हुई है? इस सवाल का जवाब जानेंगे। उससे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी? लेट्स सी। व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम इनइक्वालिटी वर्सेस wealth inequality, it simply means, इसका सिंपल मतलब यह है कि अमीर आदमी के पास काम है, पैसा है, और गरीब आदमी के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। तो डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, आई रिपीट, डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर on the basis of employment and income। एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बेसिस पे जो डिवाइड देखा गया है अमीर और गरीब के बीच में, उसको हम कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। वेयर एज जो दूसरा टर्म है वो है वेल्थ इनइक्वालिटी। वेल्थ इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि जितने भी रियल एसेट्स हैं, रियल एसेट्स का मतलब है घर, हाउस, फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, ये सारी चीजें ये एकत्रित हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों के पास, कुछ फैमिलीज के पास, वेल्दी लोगों के पास। ये तो बात हुई सिर्फ इनकम की, कि इनकम किसके पास है, आय किसके पास है, किसके पास नहीं है। Here we are only talking about income. Here we are talking about things which are more than income. We are talking about wealth, which is a broader term, जो कि एक बड़ा टर्म है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी भी थी, इनकम इनइक्वालिटी तो थी, वेल्थ इनइक्वालिटी भी क्रिएट हुई थी। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, whereas wealth inequality deals with distribution of financial and real assets like stocks, like housing between the two groups,
Whereas income inequality is the difference between disposable incomes of the rich and poor. डिस्पोजेबल इनकम यानी कि इनकम आफ्टर टैक्सेस, कि आप कितना खर्च कर सकते हो अमीर और गरीब के बीच में। अमीर आदमी जो है वो कितना खर्च कर पा रहा है, गरीब आदमी खर्च नहीं कर पा रहा क्योंकि नौकरी नहीं है या उसकी इनकम इतनी कम हो गई है कि वो बेचारा अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एंड दैट इज व्हाट हैज डिवाइडेड। और सेंट्रल बैंक्स जो है या बैंक जो है वो हमेशा किसको फेवर करते हैं? वो फेवर करते हैं, दे आर अ सेवियर फॉर द रिच। They save the rich, they save the capitalist, they save the companies, they save the people who are wealthy. Why? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप एक कैपिटलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन को बचाओगे या उसको लोन दोगे तो उसकी वजह से आप और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। इफ दैट पर्सन बोरोज मनी और दैट पर्सन इज गिवन मनी, ऑब्वियसली वो खुद तो वेल्थ बनाएगा ही, उसके साथ साथ वो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, वो टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा, वो इकोनॉमी को चलाएगा, वो डिमांड क्रिएट करवाएगा, वो ये सारी चीजें करेगा। सो आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग। बैंक्स आर द सेवियर फॉर रिच पीपल। व्हेनेवर एन इकोनॉमिक क्राइसिस स्ट्राइक्स, जब भी कोई आर्थिक स्थिति या किसी तरह की क्राइसिस होती है, सेंट्रल बैंक्स रिस्पॉन्स इज टू सेव द फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट को बचाते हैं। स्टॉक मार्केट में कौन है? कंपनीज जो कि अमीर है। कोलैप्सिंग बिकॉज इट्स सो मच इंटरलिंक्ड विद द रियल इकोनॉमी। आपकी रियल इकोनॉमी बैठ जाएगी। रियल इकोनॉमी का मतलब वेल्थ जो जनरेट करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? एंड डिस्ट्रीब्यूट देम ऑन द मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में। इट हेल्प्स स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स टू थ्राइव, क्रिएटिंग मोर वेल्थ एंड इनइक्वालिटी। इसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है, इसकी वजह से वेल्थ भी क्रिएट होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था इनकी वजह से चलती है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से इन द पास्ट 15 years कॉर्पोरेशंस यानी कंपनीज chose to reinvest the money into buying more financial assets, और ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे, chasing high returns rather than increasing their production। तो आपने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, लेकिन आपने और ज्यादा एसेट्स खरीदे जिनकी वेल्थ बढ़ती गई। 15 साल पहले आप आज की रेट में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदो, एक फ्लैट खरीदो, एक जमीन खरीदो, 15 साल बाद तो बढ़ी जाएगी, इट वुड डेफिनेटली इंक्रीज। तो दे चोज टू रीइन्वेस्ट द मनी इनटू बाइंग मोर फाइनेंशियल एसेट्स। ये चीज हुई, चेसिंग हाई रिटर्न्स रादर देन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। दिस इज व्हाट मेजर सेंट्रल बैंक्स डिड ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008-9। उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट को बचाया, injecting liquidity into the market through various tools and lowering interest rates to encourage companies to borrow and invest, ताकि कंपनीज जो है वो बोरो कर सके, उधार ले सके, इन्वेस्ट कर सके। फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट को बचा के रखा, कंपनीज को बचा के रखा। अगर स्टॉक मार्केट डूबेगा तो कंपनीज के शेयर्स कोई होल्ड नहीं करेगा, हम सब बेच देंगे। भाई कमाने बैठे, नहीं कमा रहे तो बेच दोगे, और अगर आप बेच दोगे तो कंपनीज चलेंगी कैसे? तो कंपनीज को बचा के रखा जाता है। इस वजह से हम इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स ना देखते हुए वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स देखेंगे। हैव अ लुक एट दिस इंडेक्स, वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स। सो वी आर लुकिंग एट दिस ग्रीन लाइन व्हिच बेसिकली स्टेट्स टॉप 1%। टॉप 1% देखिए कितना राइज कर गए 2001 के बाद से 2011 तक। दे रोज, they went above 250% and in 2021 they are beyond 255%। इतनी ऊपर ये टॉप 1% पहुंच गया। और इसके बाद है बॉटम 50%, ये नीचे आ गया 2021 में, और टॉप 10% जो है वो भी राइज करा, लेकिन थोड़ा सा राइज करा। अब आप देखिए इन तीनों कैटेगरी में आप कहां फॉल करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या स्थिति थी आप सब लोगों की। देखिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिस्कशन करें। जब तक वाद विवाद निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर इस चीज पे हम चर्चा नहीं करेंगे, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेल्थ इनइक्वालिटी? ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार ये चीज हुई, ये डिसाइड हुआ कि आपने अमीर लोग जो और अमीर होते चले जा रहे हैं उनके ऊपर आपने ज्यादा टैक्स नहीं लगाया, और गरीब लोगों के ऊपर उतना ही टैक्स था जितना पहले था। तो इससे इनइक्वालिटी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि जो और कमा रहा है उसको हायर टैक्स देना चाहिए। लेकिन 143 आउट ऑफ 161 कंट्रीज इन्होंने टैक्स रेट्स को फ्रीज कर दिया। यहां तक कि कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने टैक्स रेट्स को कम कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है इनइक्वालिटी के बारे में, जो आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इन्फ्लेशन हिट्स लोअर इनकम नेशंस फर्स्ट।
कि यदि आप टैक्स रेट्स को फ्रीज कर रहे हो और दूसरी तरफ आप मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हो, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है और इन्फ्लेशन हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। कैसे करता है, आइए जानते हैं। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सेंट्रल बैंक्स ने मनी सप्लाई बढ़ाया इकोनॉमी में। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दैट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्टेड राइजिंग। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर, इंपोर्ट ऑफ तेल महंगा हुआ, लॉजिस्टिक्स महंगा हुआ, सारी चीजें महंगी हुई। अब अगर इन्फ्लेशन, महंगाई होती चली जा रही है, तो वो सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगी? वो गरीब आदमी को पहले अफेक्ट करती है, गरीब आदमी को ज्यादा अफेक्ट करती है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट country started easing COVID-19 restrictions. Central banks flooded the economy with money, contributed to global inflation touching record levels. That has forced central banks to wind up their policies of allowing access to easy money. अब क्या हुआ है? They also have announced sharp interest rate rise. पहले इन्फ्लेशन ज्यादा था, इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई इजी था। मनी सप्लाई इजी था क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो गरीब आदमी ज्यादा अफेक्टेड है। गरीब आदमी ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि उसके लिए तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई ना, उसके लिए चीजें महंगी हो गई। अब उस इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए क्या करा? इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ा दिया तो बोरोइंग महंगी हो गई। बोरोइंग महंगी हो गई तो आप बोरो नहीं करोगे, बोरो नहीं करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे दोगे? तो इन्फ्लेशन लेवल्स कम हो गए, इन्फ्लेशन बढ़े, इन्फ्लेशन घटे, सेंट्रल बैंक का एक एक्शन हो, सेंट्रल बैंक का दूसरा एक्शन हो, दोनों ही तरफ से मरता कौन है? गरीब आदमी। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। विच इज वाई इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड अ डिस्मल साइंस। द एम नाउ इज टू रिड्यूस डिमांड। भैया डिमांड कम कर दोगे, कोई खरीदेगा नहीं तो रोजगार देने वाला एम्प्लॉयमेंट कैसे देगा? दैट प्राइसेस सॉफन एंड इन एडवांस इकोनॉमीज लाइक यूएस टू आल्सो कूल डाउन द जॉब्स मार्केट। जॉब्स मार्केट को कूल डाउन करो कि बहुत नौकरियां हो गई। तो इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ? Amazon, मेटा, ये जितनी बड़े, वॉलमार्ट, दे हैव स्टार्टेड फायरिंग पीपल। इन टोटालिटी पूरी स्टार्टअप दुनिया ने पूरी दुनिया में 2.5 लाख से ऊपर लोगों को फायर किया है। सो ये चीज देखी गई है। तो लार्ज कंपनीज आर रिटेनिंग प्रॉफिट्स। जो बड़ी कंपनीज है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को पैसे देंगे क्योंकि शेयर होल्डर्स को खुश रखना है। लेकिन जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज को नहीं बढ़ाएंगे। They, rather than increasing wage incomes, they would give dividends, even as smaller companies suffer due to lack of investment by bigger firms. बड़ी फर्म्स इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। भाई मारुति सुजुकी इन्वेस्ट नहीं करेगी तो उसके आसपास वाले रबड़ बनाने वाले, कांच बनाने वाले, सीट कवर बनाने वाले, इंजन बनाने वाले, पेंट का कलर बनाने वाले, ये सब सफर करेंगे ना। तो स्मॉलर फर्म्स वुड सफर, जो बड़ी फर्म पे डिपेंडेंट है, जो बड़ी मछली पे डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हैव इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट। जाहिर सी बात है, अब लोन लेना महंगा हो गया। क्यों महंगा करा? क्योंकि आप नहीं चाहते डिमांड हो। Ability of low income and developing countries to spend more on welfare schemes as they have high levels of public and private debt. और यही चीज है, लो इनकम कंट्रीज हैव सफर्ड अ लॉट। पिछले साल लो इनकम कंट्रीज ने अपने पूरे बजट का 40%, 30 से 40% जो है वो सिर्फ और सिर्फ उधार जो लिया था उसको रीपे करने में लगा दिया। तो एजुकेशन और हेल्थ के बजट से ज्यादा इंटरेस्ट का बजट है। तो they have invested 27% of their budgets in repaying their debts, which is more than education and health. ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। सो वी आर कमिंग टू इनइक्वालिटी, एंड इज इनइक्वालिटी अ पॉलिटिकल चॉइस? क्या एक राजनीतिक चॉइस है? इज इनइक्वालिटी अ पॉलिटिकल चॉइस? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। आइए देखते हैं। अगर इनइक्वालिटी है देश में या पूरी दुनिया में, तो वो डिपेंड करता है कि पॉलिटिशियंस या एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट, जो भी वहां का लीडर है वो क्या चाहता है। यस, इट इज अ पॉलिटिकल चॉइस। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड। आपको लेकर चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी सारे देशों ने एक सिस्टम अडॉप्ट करा। इस सिस्टम को कहा जाता है सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाते हो, यानी कि आपकी इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको टैक्सेस भी ज्यादा देने पड़ते हैं। यू हैव टू पे हायर टैक्सेस। इफ यू अर्न 10 lakhs, you have to pay tax on 10 lakhs. If you earn 20 lakhs, तो आपका टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। That is progressive taxation structure. लॉकडाउन में यानी पैंडेमिक ने
बहुत लोगों ने, बहुत कंट्रीज ने इस सिस्टम को फ्रीज कर दिया, यानी कि टैक्स रेट्स को नहीं बढ़ाया। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि कोस्टा रिका, जैसे कि न्यूजीलैंड, जिन्होंने टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट या इनकम टैक्स रेट को बढ़ाया। किसी ने 5% से, किसी ने 10% से, 10%, 5%। ये कंट्रीज क्लासिक एग्जाम्पल हैं इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि जो कमा रहा है उसके ऊपर आप ज्यादा टैक्सेस चार्ज करें। These are the countries that actually implemented in order to reduce inequality, कि आप inequality को कम करना चाहते हो, इस वजह से आपने ये काम करा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को फ्रीज कर दिया। तो टैक्स रेट्स वर फ्रोजन, मतलब दे रिमेन द सेम। टैक्स रेट्स को फ्रीज करा, या कुछ देशों ने टैक्स रेट्स को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिस वजह से कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा एंड कॉर्पोरेट स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी। इनकी वेल्थ जो है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। अब ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये इतने पावरफुल, इतने पैसे वाले हो गए कि ये लॉबिस्ट बन गए। दे बिकेम लॉबिस्ट, दे स्टार्टेड लॉबिंग। नाउ दीज कॉर्पोरेट्स वुड स्टार्ट फॉलोइंग अ कॉन्सेप्ट बाय द नेम ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनीस्ट, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट बन जाएंगे। ये जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। दे वुड स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवाएंगे। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी। अब जब ये काम करेंगे तो इनइक्वालिटी और बढ़ती जाएगी। इट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज वेल्थ इनइक्वालिटी। इट वुड कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन राइजिंग। तो इस चीज से यह प्रूव होता है कि इनइक्वालिटी जो है वो पॉलिटिशियंस की, प्राइम मिनिस्टर्स की, पॉलिसी मेकर्स की चॉइस है। आप चाहो तो आप टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हो, इनइक्वालिटी कम कर सकते हो। आप चाहो तो आप इनइक्वालिटी बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है। देखिए, there are examples of countries doing the right thing and it reminds us that inequality is not inevitable. Inequality रहेगी, लेकिन कम करना आपका काम है। Like Costa Rica increased the highest taxation rate by 10%, New Zealand by 6% in order to redistribute wealth. ये सारी चीजें हुई। So and it reminds us that it's a policy and a political choice. ये choice है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? If left unaddressed, wealth inequality gives power to rich to the influence policies in their favor. वो policies ऐसे बनाएंगे कि उनके फेवर में सब कुछ होगा, which can further deepen the income divide. Income divide को और deep करते जा रहे हो आप, और होता चला जाएगा। So higher wealth tends to be associated with capture of government and a state institution by the elite. आप स्टेट इंस्टीट्यूशन को कैप्चर कर लो, आपके पॉलिटिकल सर्कल्स में कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे, आप पैसा देख पाओगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर पाओगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ द रिच इंक्रीजेस ड्यू टू वेरियस टूल्स दे यूज सच एज लॉबिंग। लॉबी करते हैं मतलब आप अपना वेट थ्रू अराउंड करते हो। पॉलिसीज एंड अप बेनिफिटिंग द वेल्दी एंड दैट अगेन क्रिएट्स अ साइकिल एंड दिस टाइम इट्स अ पॉलिटिकल साइकिल, क्योंकि इनइक्वालिटी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये पॉलिटिशियंस की चॉइस है। So yes, inequality is a political choice. इस वजह से rich keeps on getting richer and the poor keeps on getting poorer. ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस बारे में बहुत डीपली सोचें, क्योंकि मार्क्सिस्ट मॉडल या सोशलिस्ट मॉडल फेल्ड मॉडल है, कम्युनिस्ट मॉडल, सीपीआई का मॉडल, वो भी फेल्ड मॉडल है, और प्योरली कैपिटलिस्ट मॉडल भी एक फेल्ड मॉडल है। तो हमने कैपिटलिज्म भी देख लिया दुनिया में, मार्क्सिज्म भी देख लिया, सोशलिज्म भी देख लिया, और अब कम्युनिज्म भी देख लिया। सारे मॉडल्स देख लिए। कौन कौन सी कंट्रीज फेल्ड हैं आपके सामने हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस तरीके की अर्थव्यवस्था देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हमारे एनसीईआरटी बैचेस और हमारे एसआईपी बैचेस सारे लाइव हैं प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी बैच को सब्सक्राइब करें। अगर आपका 2023 का अटेम्प्ट है तो क्रैश कोर्स है एसआईपी प्लस, आप उसको सब्सक्राइब करें। ये सारे बैचेस इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करें तो माय कोड इज सांघी लाइव। एनसीईआरटी बैच इज अवेलेबल फॉर 1500 ओनली, ये शुरू होने वाला है। और एसआईपी प्लस बैच जो है वो भी अवेलेबल आपको एक कम प्राइस में है, सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज के प्राइस में अवेलेबल है। तो ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं सिर्फ यूज ऑफ एक कोड पे। कोड है सांघी लाइव। तो जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा इसको रिवाइज करेंगे इन लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, देखेंगे
कि इनइक्वालिटी कैसे बढ़ती है। लेट्स सी हाउ डज इनइक्वालिटी इंक्रीज, हाउ डज रिच कीप ऑन गेटिंग रिचर एंड रिचर। तो क्यों होता है? पैंडेमिक में देखा गया कि जब लॉकडाउन लगा या स्लो डाउन आया तो सेंट्रल बैंक्स चाहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़े, सेंट्रल बैंक्स चाहते हैं स्टॉक मार्केट कभी फेल ना हो, क्योंकि वही कॉर्पोरेशंस हैं जो री इन्वेस्ट करके अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। सो दे फ्लड द इकोनॉमी विद मनी टू मेक इट इजियर टू लेंड, कि लोग और ज्यादा उधार लें और ज्यादा खर्च करें। तो इससे डिमांड बनी रहती है, इससे एम्प्लॉयमेंट बनी रहती है, इससे अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम होती है वो है इन्फ्लेशन। तो अब होता यह है कि दिस हेल्प्स वेल्दी ग्रो देयर मनी थ्रू फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा होता है। और स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे आपको रिटर्न ज्यादा दिखता है बाकी सबके कंपैरिजन में। तो wealthy keeps on getting wealthier, and many countries adopt policies such as tax breaks, financial incentives, ये सारे काम करे जाते हैं ताकि आप चाहो कि और से और लोग वहां पे इन्वेस्ट करें और लोग जो है उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, businesses to boost economies amid crises like the pandemic, which is why the rich keeps on getting richer. तो ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ये करे तो डिमांड नहीं होगी, ये करे तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, करें तो करें क्या। ये पीडीएफ्स अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे आयुष सांघी IAS अकेडमी, और इसी के साथ साथ आप इंस्टा और ट्विटर पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब टू एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कंटेंट ऑन प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।